अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। वो रिकॉर्डिंग का एक और फायदा ये भी होता है कि मैं उसमें शायद हर क्लास में शायद हदीस सुना रहा था। मुझे पता था मैंने शुरू करनी है और सुनानी है। फिजिकल में ना वो बालों का चकले देख के इधर रह जाती है बात। चलिए शुरू कर ही दिया हुआ है तो फिर आगे बढ़ाता हूँ बात। अच्छा, मैंने ना आखिरी क्लास में शायद मेरा ख्याल है नरमी में बात की थी कि अल्लाह ताला जो नरमी पे अता करते हैं वो सख्ती भी नहीं देते। कुछ लोग ना आदतन और पूरी पूरी फैमिली सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, मतलब वो बात करते हैं तो बच्चे बूढ़े सब बहुत नरम मिजाज लोग होते हैं, और कुछ लोग उनकी नरमी का अगर फायदा उठा भी लें तो अल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते। तो अगर कोई पूरी की पूरी फैमिली ही नरम मिजाज है, अच्छा नरम मिजाजी जो है ना वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी को नहीं कहते। अगर पूरी फैमिली नरम मिजाज है, उनके नरम दिल है, तो ये कोई कमजोरी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। मस्तन अहमद 24427 सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह ताला किसी खानदान के साथ भलाई का इरादा करते हैं, भलाई, तो उनमें नरमी डाल देते हैं। अच्छा, पिछली क्लास में ना मैं बीटा शीटा सब बता चुका हूँ, अल्फा भी बता दिया, लेकिन अल्फा से वापस बीटा पे आते हैं। बीटा शो कर रहा है रिस्क, बल्कि इसको और बड़ा कर लेता हूँ। किसी भी इन्वेस्टर को जो रिस्क है कि मैं जो पैसे लगा रहा हूं, अच्छा एक होता है डिवेंचर्स में पैसे लगाना। डिवेंचर्स में पैसे लगाना क्या रिस्क है कि पैसे डूब जाएंगे। अगर डिवेंचर्स मार्केट में ट्रेड ना होते हो, यानी हमने किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीदे और वो मार्केट में ट्रेड नहीं होते, तो क्या बेकार इन्वेस्टमेंट है, कहां पैसा फंसा बैठे। डिवेंचर्स में पैसा लगाने का मकसद क्या था कि कल को उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो बेचेंगे, है वो तो मैं कह रहा हूं ट्रेड ही नहीं है। फिर हमने ना किसी कंपनी के डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया होता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोस की वजह से कूपन मिलेगा और एंड पे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो डिवेंचर्स की इन्वेस्टमेंट का मेन मकसद कैपिटल गेन नहीं होता है। जरूरी है हर कंपनी के डिवेंचर ट्रेडेड हो, नहीं तो डेट इन्वेस्टमेंट का मेन मकसद कैपिटल गेन नहीं होता। लेकिन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट का मकसद क्या होता है, और अगर डिविडेंड नहीं मिलता तो फिर यानी कैपिटल गेन उसका मकसद है। तो शेयर होल्डर के, इन्वेस्टर के दो रिटर्न्स हैं, डिविडेंड और कैपिटल गेन। और ऐसा हो सकता है कि डिविडेंड ना मिले, ऐसी कंपनीज होंगी जो डिविडेंड देती नहीं होंगी, फिर भी अच्छा क्यों नहीं देती होंगी डिविडेंड, वो जो कमाती होंगी सब रिटेन करके सब री इन्वेस्ट करती होंगी। जैसे कंपनी ने 100 रुपए कमाया और ओनर्स में नहीं बांटा तो मैनेजमेंट खा गई, री इन्वेस्ट हो गया, तो उससे ग्रो ही होगा ना बिजनेस। तो वो बिजनेस से जो डिविडेंड नहीं दे रहे होते वो ग्रो कर जाते हैं, उनका शेयर महंगा। देखें जब कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे तो शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो कैपिटल गेन आएगा ही आएगा। तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले का रिटर्न डिविडेंड हो सकता भी है, होता भी है, कैपिटल गेन भी होता है। लेकिन डिवेंचर में इन्वेस्ट करने का मेन रिटर्न कैपिटल गेन नहीं होता, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज होते हैं। तो मैं इस वक्त मेनली शेयर होल्डर की बात कर रहा हूं। उसने अगर पैसा इन्वेस्ट किया तो उसको क्या डर है, क्या रिस्क है, शेयर्स की वैल्यू गिर जाएगी, डिविडेंड नहीं मिलेगा और कैपिटल गेन भी नेगेटिव मतलब लॉस हो जाएगा, ये उसको डर है। तो सारे रीजंस की वजह से, ड्यू टू ऑल फैक्टर्स, ये हो गया टोटल रिस्क। और इसको अब तक हमने वो जो पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़ी थी किससे रिफ्लेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। टोटल रिस्क के मैंने फिर दो टुकड़े किए थे। यार रेहान जी नजर आ रहा है, ये लाइटिंग ठीक है, ये बोर्ड पे कोई स्पॉट नहीं आ रहे लाइटिंग के। फिर टोटल रिस्क के मैंने दो टुकड़े किए थे। टोटल रिस्क एक था अनसिस्टमैटिक और एक सिस्टमैटिक। और जो अनसिस्टमैटिक था वो मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से था, लेकिन वो थे कंपनी के अपने मसले, यानी कंपनी की अपनी मैनेजमेंट शायद इतनी कॉम्पिटेंट ना हो, कंपनी के अपने बिजनेस की नेचर शायद इतनी अच्छी ना हो, कंपनी के की पर्सनल छोड़ के चले जाएं, कंपनी के ऊपर कोई केस कर दे। तो ये रिस्क के शेयर होल्डर परेशान है कि कहीं कंपनी अपनी हरकतों की वजह से ना बर्बाद हो जाए, ये रिस्क अनसिस्टमैटिक है ड्यू टू कंपनीज ओन मसले। और सिस्टमैटिक रिस्क था कि जिस सिस्टम में रह के कंपनी, कौन सी कंपनी, क्या बात हो रही है इधर, हम एक शेयर होल्डर हैं और हमने जिस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है उसको मैं कंपनी कह रहा हूं। सिस्टमैटिक रिस्क ये था कि जिस कंपनी के शेयर्स की बात हो रही है वो कंपनी जिस सिस्टम में काम कर रही है, जिस मार्केट में है, जिस मुल्क में है, जिस गवर्नमेंट के तहत है, जिस प्रोडक्ट में डील कर रही है, जिन तरह के कस्टमर्स को टारगेट किए हुए है, जिस सिस्टम में रह के काम कर रही है, जो टैक्स एनवायरमेंट है, उस सिस्टम के जो मसले हैं इसको मैं कह देता हूं ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो उनकी वजह से जो रिस्क है वो सिस्टमैटिक रिस्क है, और सिस्टमैटिक रिस्क को रिफ्लेक्ट करता था बीटा। ये बीटा का एक चलो रिकैप हो गया कि किसी कंपनी के अंदर सिस्टमैटिक रिस्क कितना है, ये उसका बीटा है। और बीटा एक रिलेटिव चीज थी मार्केट पोर्टफोलियो से कंपेयर करके। मार्केट पोर्टफोलियो को 1 कहा था, मतलब मार्केट पोर्टफोलियो 1 है बीटा। तो जिस
कंपनी में रिस्क मार्केट पोर्टफोलियो से ज्यादा होगा, उसका बीटा 1 से ज्यादा होगा। ये बीटा का एक रिकैप हो गया। अब हम बीटा के भी ना दो हिस्से करना चाह रहे हैं, दो हिस्से नहीं, बेहतर कहना है इसको पूरा बीटा और उस पूरे बीटे में से एक कंपोनेंट, ऐसे कह लेता हूं उसको, यानी एक मुकम्मल बीटा और एक अधूरा बीटा। तो बीटा यानी कि सिस्टमैटिक रिस्क, हाँ चलो खैर, एक कहलाता है इक्विटी बीटा और एक कहलाता है एसेट बीटा। अच्छा, ये ना मैंने जबानी बोली तो है बात, लेकिन बेहतर है कि अगर आप ये सब नोट कर रहे हैं तो ऊपर हेडिंग दे लें कि मैं अभी फिलहाल इक्विटी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, मैं अभी फिलहाल डेट इन्वेस्टर की कोई बात नहीं कर रहा। अगर आप इस डिस्कशन के ऊपर ये हेडिंग दे लें तो अच्छा हो जाएगा। क्या हुआ? वेरियंस पता नहीं क्यों यूज होता है, मुझे उसका पता नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन का रफ ये बताया था कि एवरेज से हम कितना डेविएट करते हैं, यानी ये है, ये एवरेज है, हम एवरेज से कितना इधर उधर जा रहे हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। यानी अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न है 18% और स्टैंडर्ड डेविएशन है 3%, इसका मतलब हम इससे इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं बाय 3%। ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन का। वेरियंस का क्या है पता नहीं, इसी के आसपास की कुछ चीज है। हाँ जी, हेडिंग दी। अच्छा, अब मैं इस पे वापस आता हूं। बीटा मैंने कहा कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, एक मिसाल से समझाता हूं, उम्मीद है शायद उससे आपको बात कन्वे हो जाए। मोटरसाइकिल चलाने वाला ड्राइवर, यानी जो मोटरसाइकिल को ड्राइव कर रहा है, उस वक्त एक सड़क के ऊपर बहुत सारी तरह की बाइक चल रही हैं। सड़क गीली भी है, खड्डे भी हैं उसके अंदर, और कीचड़ की वजह से स्लिपरी भी है। क्या सारी बाइक्स गिरेंगी? क्या सारी की सारी बाइक्स स्लिप करेंगी? जो स्लिप कर जाएगी, जरूरी है कि गीली सड़क की वजह से स्लिप करेगी, या ड्राइवर की अपनी खामी भी हो सकती है? ड्राइवर की अपनी खामी हो सकती है ना, ड्राइवर की अपनी खामी भी हो सकती है, क्योंकि सड़क तो सारी बाइक्स के लिए गीली है। तो अगर कोई एक गाड़ी गिर जाएगी, कोई एक बाइक स्लिप हो जाएगी, तो रीजन उसके ड्राइवर की खामी भी हो सकती है। इस मिसाल पे वापस आता हूं। अगर दो गाड़ियों में, बंदों में नहीं, दो गाड़ियों में रेस करनी है और ये चेक करना कि कौन सी गाड़ी की ज्यादा रफ्तार है, तो इसके लिए जरूरी है ना कि ड्राइवर दोनों एक जैसे हों। अगर आप अपने दोस्त से रेस लगाते हैं बाइक पे या गाड़ी पे और आपका दोस्त जीत जाता है, तो जरूरी है कि उसकी गाड़ी आपकी गाड़ी से या उसकी बाइक आपकी बाइक से ज्यादा बेहतर है। ड्राइवर भी तो हो सकता है ना। तो अगर हम इस डिस्कशन को फिलहाल निकाल दें कि ड्राइवर का भी तो मसला हो सकता है, तो उसके लिए डिस्कशन आगे तभी बढ़ सकेगी अगर हर बाइक में सेम कैपेसिटी, कैपेबिलिटी का ड्राइवर बिठाएं। अब यहां से बात आगे चलाते हैं। सिचुएशन समझ आई? गीली सड़क है, कीचड़ है, खड्डे भी हैं, ढलवान भी है, बाइक्स स्लिप हो सकती हैं। तो चूंकि ड्राइवर की अपना मसला भी हो सकता था, तो हमने उसको डिस्कशन से निकाल दिया। सब बाइक्स को सेम कैपेबिलिटीज वाले लोग चला रहे हैं। अब यहां से आगे चलते हैं। हर बाइक के स्लिप होने का बराबर रिस्क होगा? बराबर क्यों नहीं? अब तो ड्राइवर बिल्कुल सेम हो गए। बाइक्स एक जैसी नहीं है, बाइक्स एक जैसी नहीं है। ड्राइवर मैंने कहा सब एक जैसी कैपेबिलिटी है। तो क्या हर बाइक के स्लिप होने का बराबर रिस्क होगा, या अब भी डिफरेंट हो सकता है? क्यों डिफरेंट हो सकता है? बाइक्स डिफरेंट हैं। अच्छा, किस बाइक पे वही गीली सड़क, वही खड्डे ज्यादा असर डालेंगे जिसके टायर में खामियां होंगी? हो सकता है पतला टायर हो सकता है पुराना टायर हो। इसी तरह हो सकता है कि ढलवान के ज्यादा करीब वो बाइक हो सकता है कि उसके शॉक्स, बाइक ड्राइवर की बात नहीं कर रहा, उस मॉडल की बाइक के शॉक्स निस्बतन वीक होते हो फलाने मॉडल की बाइक के शॉक से। मुश्किल मिसाल तो नहीं बना दी, मेरी बात समझ आ रही? आपको समझ आ रही बाइक की मिसाल? हो सकता है किसी बाइक के ऊपर, मैंने कहा था ड्राइवर सेम है, हो सकता है किसी बाइक के ऊपर सवारियां ज्यादा बैठी हो सकता है किसी ने अपना पूरा खानदान बैठाया हो, टंकी भी बच्चा बैठाया हो, अम्मा के गोद में भी बच्चे हो सकता है कोई अकेला चढ़ा चांद जा रहा हो। ड्राइवर सेम है कह रहा हूं, सेम कैपेबिलिटी, लेकिन सवारियों का फर्क हो सकता है। तो जिस बाइक पे ज्यादा सवारियां होंगी, ज्यादा वजन, बल्कि सवारियां भी क्या, वो जो वो दूध के नहीं, इधर वो मोटरसाइकिल पे जो गवाला दूध डिलीवर करता है वो भी लटकाए हुए हैं। किसी ने वो टॉफियां गोलियां खरीदी, उस पर पैकेट लटकाए हुए हैं। तो जितना ज्यादा इधर उधर वजन लटका होगा, स्लिप होने का रिस्क ज्यादा हो जाएगा ना। तो अगर हम लोग ने ड्राइवर सेम कर भी दिए, फिर भी बाइक्स के स्लिप होने के रिस्क हर बाइक के डिफरेंट हो सकते हैं। हालांकि सड़क वही गीली है, लेकिन वही गीली सड़क हर बाइक पे डिफरेंट तरीके से क्यों नजरअंदाज हो सकती है? उस बाइक के मेक और नेचर की वजह से। ड्राइवर की बात नहीं कर रहा, उस बाइक के ऊपर लोडेड वजन की वजह से। कंपनी जिस मार्केट में परफॉर्म कर रही है, जिन हालात में परफॉर्म कर रही है, जिस गवर्नमेंट का वहां पर अमल दखल है, जिस वेदर कंडीशन के अंदर कंपनी काम कर रही है, क्या ये सारे के सारे फैक्टर्स हर कंपनी पे एक जैसा हावी हो सकते हैं?
क्यों? हो सकता है कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी हो सकता है कोई गाड़ियों वाली कंपनी हो। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर मुल्क में डाउनवर्ड ट्रेंड आ भी जाए तो फार्मास्यूटिकल कंपनी का बिजनेस उतना ही डाउन जाएगा जितना लग्जरी बिजनेस का, बल्कि फार्मास्यूटिकल का तो बढ़ जाएगा। तो क्यों फार्मास्यूटिकल का क्यों बिजनेस ज्यादा डाउन नहीं जाएगा? क्योंकि मेडिसिन नेसेसिटी है और लग्जरी गाड़ियों का बिजनेस डाउन वो ज्यादा जल्दी डाउन जाएगा। यानी जब हालात खराब होंगे तो लग्जरी बिजनेसेस का बिजनेस जल्दी डाउन होगा, नेसेसिटीज का जल्दी डाउन नहीं होगा। इसी तरह से वो बिजनेसेस जिनमें इंपोर्ट इन्वॉल्व है वो जल्दी इफेक्ट होंगे लोकल के मुकाबले में, जिनमें एक्सपोर्ट इन्वॉल्व है वो जल्दी इफेक्ट होंगे लोकल के मुकाबले में। तो बिजनेस की नेचर, बिजनेस के स्ट्रक्चर की कॉम्प्लिकेशन, मैनेजमेंट की कमजोरी नहीं कह रहा, वो सब अनसिस्टमेटिक था, वो हमने ड्राइवर बराबर अज्यूम कर लिए। लेकिन बिजनेस जिस माहौल में काम कर रहा है उस माहौल के असरात बिजनेस पे हर एक पे बराबर नहीं होंगे। और मैंने बाइक की मिसाल दी थी जिसपे जितना ज्यादा वजन है, तो जिस कंपनी में जितनी ज्यादा गियरिंग है, गियरिंग क्या, डेट, उसके ऊपर असरात अनगियर्ड कंपनी से ज्यादा होंगे। जिस कंपनी के कंधों पे बोझ है कर्ज का, अगर इकोनॉमी के जरा से भी हालात खराब हो वो जल्दी गिर जाएगी। तो अब मैं सिर्फ इस आखिरी बात को लेकर आगे चल रहा हूं कि बिजनेस के ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर्स उस बिजनेस का फिलहाल अगर डेट इग्नोर कर दें तो उसमें कितना रिस्क है, इसको एसेट बीटा कहते हैं। इसको इग्नोरिंग इट्स डेट मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं लग रही, बेशक आप उसको अपनी इंग्लिश या उर्दू में लिख लें। कंपनी का बीटा अगर हम अज्यूम करें कि डेट ना होता तो क्या होता, यानी इस कंपनी में अगर डेट ना होता तो इसका बीटा कितना होता, वो एसेट बीटा। और इक्विटी बीटा जो इसका बीटा है, टोटल जो बीटा है, जो अभी तक कर रहे थे, जो अब तक पढ़ रहे थे ना, जो अब तक पढ़ा, जो अब तक पढ़ा, यानी कंपनी जैसी है तो जिन हालात में काम कर रही है, जो उसका जो अब तक पढ़े थे वो इक्विटी बीटा है। और एक ख्याली बीटा कि अगर इसमें डेट ना होता तो क्या होता, वो एसेट बीटा है। ये बात समझ आई कि नहीं? हम कर बीटा की बात रहे हैं, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो रिस्क है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो रिस्क है, कर हम उसी की बात रहे हैं। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स किस बिजनेस पे कितना अफेक्ट करेंगे, इसका ताल्लुक बिजनेस की नेचर से भी है, बिजनेस के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की वजह से भी है, बिजनेस के फिक्स्ड और वेरिएबल खर्चों के स्ट्रक्चर की वजह से भी है। एक बिजनेस जिन्होंने सारा मॉडल वेरिएबल के ऊपर खड़ा किया हुआ है, एक बिजनेस है जिसने सारा मॉडल फिक्स पे खड़ा किया हुआ है, तो बिजनेस के स्ट्रक्चर का भी फर्क अलग अलग पड़ेगा ना। उस बिजनेस का नेचर लग्जरी है कि नेसेसिटी है, उस बिजनेस का नेचर इंपोर्ट बेस्ड है कि एक्सपोर्ट बेस्ड है, तो इन सब चीजों की वजह से असरात डिफरेंट होते हैं। सारे असरात कंसीडर करके जो बीटा है वो इक्विटी बीटा है, और सारे असरात लेकिन सिर्फ ये अज्यूम करके कि डेट ना होता तो बीटा क्या होता, वो एसेट बीटा। इतनी लंबी कहानी सुनाइए, कोई बात बन रही है कि नहीं? तो जो बिजनेस का अब तक बीटा पड़ा था वो ये है, और एक ख्याली बीटा, ये तो हमने कैलकुलेशंस किए ना बकायदा, कोवेरियंस ऑफ कंपनी और मार्केट डिवाइडेड बाय मार्केट का वेरिएंस, या फिर कोरिलेशन इनटू कंपनी का स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमने डेटा से कैलकुलेट किया है। ये एक ख्याली बीटा है कि जिस कंपनी का बीटा 1.5 है, उस कंपनी का बीटा 1.5 की बजाय क्या होता अगर उस कंपनी में डेट ना होता, तो वो जो बीटा होता वो ऐसे बीटा। अब जिन बुजुर्गों ने भी इस पर काम किया हुआ है उन बुजुर्गों का बनाया एक फार्मूला है। वो फार्मूला ये है कि इक्विटी बीटा वैल्यू इक्विटी की, वैल्यू इक्विटी की प्लस वैल्यू डेट की 1 माइनस टी, प्लस डेट बीटा वैल्यू डेट की 1 माइनस टी, और डिनोमिनेटर में यही। ये आपको फार्मूला शीट पे भी गिवन होगा पेपर में, मैंने बुक में भी लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर फर्क है। ये मेरी किताब में भी लिखा हुआ है, आपको फार्मूला शीट पे भी दिया होगा। किताब में बताता हूं कहां। ये किसी बाबा जी ने फार्मूला बनाया था, और इस फार्मूले का मोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि इक्विटी बीटा क्या होता है, इक्विटी इन्वेस्टर्स की ऐनक लगा के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की जो टेंशन है वो इक्विटी बीटा है। शेयर होल्डर्स की नजर से देखना है, शेयर होल्डर्स की ऐनक लगानी है, उनको शेयर होल्डर बनने का जो डर लग रहा है उस कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से या सिस्टम की वजह से, वो बीटा है, वो इक्विटी बीटा है। उसी कंपनी के जो डेट इन्वेस्टर्स होंगे, मैंने एक क्लास में कहीं कहा था कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए, कैपम वाला, लेकिन एक चीज बनी चाहे किसी और के लिए हो, अप्लाई किसी और जगह हो सकती है, तो ये डेट इन्वेस्टर्स पे भी अप्लाई हो सकता है। तो अगर इक्विटी इन्वेस्टर्स की ऐनक की जगह डेट इन्वेस्टर की ऐनक लगा के देखें तो उनको भी तो कोई ना कोई टेंशन होगी कि बिल्कुल रिस्क फ्री है। अगर कोई बहुत अच्छी कंपनी भी सही, फिर भी डेट इन्वेस्टर को भी तो टेंशन होगी ना, तो वो जो डेट इन्वेस्टर को टेंशन है वो डेट बीटा है। इक्विटी इन्वेस्टर की टेंशन सब फैक्टर्स को सामने रखते हुए सिस्टमैटिक, डेट इन्वेस्टर की टेंशन सिस्टमैटिक फैक्टर को सामने रखते हुए, इन दोनों में से कुछ निचोड़ के ये एसेट बीटा निकाला है। यानी अगर इक्विटी बीटा होगा 1.8, डेट बीटा होगा 1.2, तो एसेट बीटा कहीं लेट्स से 1.43 इस तरह करके होगा। इन दोनों के दरमियान से मिला जुला के चीज बनाई गई है। कॉन्सेप्ट क्या है एसेट बीटा का? एसेट बीटा का कॉन्सेप्ट वो है वो इक्विटी बीटा जो होता अगर
कंपनी में डेट ना होता है इक्विटी इन्वेस्टर की सोच, लेकिन अगर डेट ना होता तो ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले से आपको सवाल के अंदर कॉन्सेप्टली तो एसेट बीटा निकालने का फार्मूला है, लेकिन हो सकता है हमें इसमें से कोई भी मिसिंग फिगर निकालनी पड़ रही हो, तो सवाल वाला इस फार्मूले को यूज करवा सकता है। और अगर डेट इन्वेस्टर को कोई टेंशन नहीं है तो डेट बीटा कितना होगा? 0। अब अगर ये 0 रख लें तो पीछे ये रह जाएगा। तो सवाल की वर्डिंग पे कि लिखा हुआ डेट बीटा 0 या कुछ जिक्र ही नहीं नेट बीटा का, तो फिर भी 0। तो जनरली ये फार्मूला छोटा होकर इतना भी रह जाता होता है। और ये मैं सवालों में कभी यहां से यहां ना पड़ा होगा, कभी यहां से यहां जाना पड़ा होगा। तो एसेट बीटा और इक्विटी बीटा का एक कॉन्सेप्ट है और इस फार्मूले का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। एक रिकैप और दे देता हूं इन सारी बातों का। डेट बीटा सिस्टमैटिक रिस्क है डेट इन्वेस्टर्स की एनक लगा के। डेट इन्वेस्टर को जो डर लग रहा है सिस्टमैटिक रिस्क, वो डेट बीटा है। इक्विटी बीटा, इक्विटी इन्वेस्टर्स को जो डर लग रहा है वो इक्विटी बीटा है। वो इक्विटी बीटा जो इग्नोरिंग डेट होता वो एसेट बीटा है। और एक और बात मैं आपको बुक का पेज बता देता हूं जो मैंने लिखा हुआ है। अगर आप लेक्चर नोट्स बनाते हैं तो बेशक अलग से लिख लीजिएगा कि एसेट बीटा बिजनेस नेचर को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, बिजनेस को। तो किसी भी इंडस्ट्री में, यानी ये असम्पशन है, फाइनेंस की एक बेसिक असम्पशन है, इस चैप्टर की एक असम्पशन है कि वो सब कंपनीज जो एक इंडस्ट्री के अंदर हैं उन सबका बिजनेस नेचर सेम होगा ना। तो एक इंडस्ट्री के अंदर मौजूद सारी कंपनीज का एसेट बीटा एक जैसा होता है। एसेट बीटा मेनली बिजनेस नेचर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एसेट बीटा मेनली बिजनेस नेचर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इक्विटी बीटा कवर्स बिजनेस रिस्क या बिजनेस नेचर और फाइनेंशियल रिस्क। एसेट बीटा, इक्विटी बीटा दोनों कवर कर रहा है, लेकिन एसेट बीटा कवर्स बिजनेस रिस्क, बिजनेस नेचर नहीं। बिजनेस रिस्क मतलब बिजनेस नेचर की नेचर ऑफ बिजनेस क्या है उस कंपनी का। फार्मास्यूटिकल है कि फर्नीचर से रिलेटेड है कि कपड़ों से रिलेटेड है, उस कंपनी का जो बिजनेस नेचर है ये बिजनेस रिस्क है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेस्ड भी ये बिजनेस रिस्क है। और है इसको इंडस्ट्री रिस्क भी कह सकते हैं, क्योंकि हम किसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उनके नेचर की वजह से इसको इंडस्ट्री कह रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री सेक्टर मिलती जुलती बात ही होती है, तो उसके अंदर टेक्सटाइल होना कॉमन है ना, तभी इसको टेक्सटाइल सेक्टर कह रहे हैं। तो किसी भी कंपनी का इक्विटी बीटा अगर 1.8 है तो इसका मतलब है इसमें उस कंपनी की नेचर भी और उसकी गेयरिंग भी रिफ्लेक्टेड है। और अगर किसी का एसेट बीटा 1.43 है तो इसमें उसकी गेयरिंग रिफ्लेक्टेड नहीं है, गेयरिंग भी रिफ्लेक्ट कर दी होती तो ये और ज्यादा होता। किसी भी बिजनेस में जितना रिस्क है उसके नेचर और गेयरिंग समेत वो इक्विटी बीटा है। और अगर गेयरिंग को इग्नोर कर दें, सिर्फ उसकी बिजनेस नेचर को कंसीडर करें तो वो एसेट बीटा है। लगाने तो फार्मूला ही है, लेकिन फिर भी कोशिश करो नॉलेज के लिए मैं कोई कॉन्सेप्ट बना पाऊं तो। हाँ जी, इक्विटी बीटा, एसेट बीटा, डेट बीटा। और ये जो आखिरी बात की थी कि विद इन एन इंडस्ट्री सारी कंपनीज का एसेट बीटा सेम होगा। मैंने ना अपनी बुक के अंदर भी ये चीजें लिखी हुई हैं, अगर आप वो ये बातें मैंने लिखी हैं जी। ये हेडिंग मैंने दी होगी 4.2.1। ये इसके अंदर मैंने ये कुछ बातें लिखी हैं 4.2.1। ये मैंने कुछ बातें इसके अंदर लिखी हैं। इक्विटी बीटा, डेट बीटा, एसेट बीटा, एसेट बीटा के नीचे बना हुआ डब्बा, फार्मूले, ये मैंने यहां ये सब बातें की हैं, ये समझाया मैंने आपको।
जी ये सब नोटेड। और एक छोटी सी चीज में और पढ़ने करना, थोड़ी सी ये इस फार्मूले की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इनफैक्ट बल्कि वो तो मैं पहले बता चुका, पोर्टफोलियो का बीटा तो सबका वेटेड एवरेज कर लेंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूं। चलिए एक सवाल लिखें जो कि छोटा सा सवाल, फिर थोड़ा बड़ा सवाल कराता हूं। आप लिखिए एक कंपनी का इक्विटी बीटा 1.7 है, 1.7, डेट बीटा 1.1 है, इक्विटी बीटा 1.7 है, डेट बीटा 1.1 है, इक्विटी की वैल्यू है 450 मिलियन, 450 मिलियन, डेट की वैल्यू है 80 मिलियन, 80 मिलियन, टैक्स रेट 25%, 25% और एसेट बीटा बता दें, एसेट बीटा कर दें कैलकुलेट। देखते हैं। जी 1.7 इंटू 450 ओवर 450 प्लस 80 इंटू 0.75 प्लस 1.1 इंटू 80 इंटू 0.75, डिनोमिनेटर में यही 450 प्लस 80 इंटू 0.75 इक्वल टू 1.63। अच्छा, अब ये जो 450 मिलियन और 80 मिलियन मैंने रुपी वैल्यू बताई थी, इसकी जगह वो डेट इक्विटी रेशो भी हो सकती थी। यानी अगर मैंने कहा होता कि डेट 40% है, मतलब 40 डेट और इक्विटी 60, तो फिर यहाँ 60 और यहाँ 40 आ जाता। तो ये वैल्यूज के साथ भी हो सकता है, जो गियरिंग की रेशियोज के साथ भी हो सकता है। चलिए एक और लिखें, फिर खुद बनाया हुआ सवाल देखते हैं। एसिड बीटा 1.25 है, 1.25 और गियरिंग 55 यानी 45 डेट और 55 इक्विटी। 45 डेट है और इक्विटी 55 है। टैक्स रेट 30% है, 30%। और डेट बीटा 0 है, इक्विटी बीटा बताएं।
ये से आगे पिक्चर ले लो। इक्विटी बीटा रिक्वायर्ड है, इक्विटी। जी, एसेट बीटा 1.25, इक्विटी बीटा पता नहीं, इक्विटी 55 है, 55 प्लस 45 इंटू 0.7, तो इक्विटी बीटा आ जाएगा 1.97। तो हमें कभी इक्विटी बीटा से एसेट बीटा, कभी एसेट बीटा से इक्विटी पे जाना पड़ सकता है। क्यों करना है, इस क्यों का जवाब देता हूं, पहले थोड़ा सा और खेल लेते हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद ही बनाया मैंने, लिख के कर ले तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कर लें, इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप कर लें। मैंने बनाया है जी एक क्वेश्चन 13 बनाया है मैंने अल्फा फंड के नाम से। इसमें अल्फा वैल्यू और थोड़ा मिक्सचर सा बनाया है, यानी खुद बनाया है मैंने, सिर्फ छोटी छोटी चीजें रिवाइज हो जाएंगी इससे, लिख के कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसकी ओवरऑल अप्रोच डिस्कस कर लेता हूं, पहले आप इसको पढ़ लें। अल्फा फंड के नाम से मैंने एक सवाल बनाया है, मेरी बुक में क्वेश्चन 13 है। सवाल पढ़ लें, एक बार मैं अप्रोच डिस्कस कर लूं, फिर आप इसको खुद लिख के सॉल्व करेंगे तो ये इन सारे फार्मूलों की एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। पढ़ लें पहले सवाल। जी सवाल पढ़ लिया तो मैं बताऊं। अच्छा, अब इसमें देखिए एक टेबल दिया हुआ है जिसमें 5 कंपनीज का डाटा है। क्या डाटा है, उनके अंदर की गियरिंग है, नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह सब, करंट प्राइस, साल बाद की प्राइस, डिविडेंड, और फॉलोइंग अल्फा वैल्यूज हैं। अल्फा वैल्यूज कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड माइनस कैपम, और कैपम रिटर्न कैसे निकालते हैं, आरएफ प्लस कौन सा बीटा, इक्विटी बीटा।
आर एम माइनस आर एफ। और पूछा मैंने क्या है, पूरे पोर्टफोलियो का एसेट बीटा। ये कहां से आ गया बीच में? अब हमें पोर्टफोलियो के एसेट बीटा से पहले इन पांचों के एसेट बीटा चाहिए। पांचों के एसेट बीटा कैसे निकालें? अगर उनके इक्विटी बीटास पता हो तो एसेट बीटा निकालेंगे। इक्विटी बीटा नहीं गिवन, अल्फा वैल्यू से, यानी मैंने बिल्कुल उल्टा स्टेप सवाल बनाया है। उल्टा चलते हैं ना तो कैलकुलेशन बड़ी अच्छी रिवाइज होती है। आप कर दें इस सवाल को, लिख के कर दें सवाल, लिख के, सुस्ती नहीं, लिख के कर दें। और अगर पूरा लिख के करते मौत पड़ती है तो कम से कम 2 कर दें, बाकी 3 सोल्यूशन देख लेना, लेकिन कर दें। क्योंकि अभी के हालात देख के बीटा निकाल रहे होते हैं ना, अभी के हालात। हाँ, तो वो भी तो अभी की बेस पे कर रहे होते हैं ना। नीचे डिवाइड में क्या ले रहे होते हैं हम? जब रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं, परसेंटेज रिटर्न, तो वो परसेंटेज किसकी बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? डिनोमिनेटर में क्या है? पी जीरो है ना। तो रिटर्न की कैलकुलेशन, बीटा की कैलकुलेशन, ये अभी के हालात में कंपनी की अभी को सामने रख के कर रहे होते हैं। इसलिए वेटेड एवरेज बीटा भी अभी का निकाल रहे होते हैं।
जी सारा सवाल डन। कैपम निकालने में कोई मसला, हर एक का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है टेबल से, उससे अल्फा वैल्यू माइनस करेंगे तो कैपम रिटर्न निकलेगा। कैपम रिटर्न के लिए RF RM दोनों हैं, बीटा निकलेगा लेकिन वो इक्विटी बीटा होगा। इस फार्मूले से वो एसिड बीटा बनेगा। जब सारे शेयर्स के एसिड बीटास निकल आएंगे तो फिर वेटेड एवरेज करेंगे तो पोर्टफोलियो का एसिड बीटा बनेगा। अभी मैं ये बता रहा था, रिकॉर्डिंग वालों को बता देता हूं, हम लोग जो बीटा निकाल रहे हैं वो अभी के हालात के हिसाब से निकाल रहे हैं। अभी तो जो कैपम रिटर्न होता है वो भी अभी के हिसाब से होता है कि अभी इस वक्त जो हालात हैं उसके मुताबिक एक साल में इस शेयर को कितना कमाना चाहिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न भी अभी के हालात में होता है, तभी हम लोगों ने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हुए फार्मूला P1 - P0 प्लस D1 डिवाइडेड बाय P0 ना, तो वो एज अ परसेंटेज ऑफ अभी की प्राइस निकल रहा होता है। तो सब कुछ अभी के मुताबिक अभी के हालात के हिसाब से होता है, इसलिए वेटेड एवरेज के लिए वेट भी P0 ही होता है। एक सवाल मैंने वो पिछली क्लासेस में खुद सॉल्व किया था, उसमें रिक्वायरमेंट अलग से थी पार्ट बी की कि 31 दिसंबर का बीटा निकालना है,
तो फिर 31 दिसंबर वाली प्राइसेस यूज की थी, वरना हम सब कुछ अभी के हालात में अभी के मुताबिक कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। और कैपम और एक्सपेक्टेड रिटर्न भी यही होता है कि अभी इस वक्त इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे तो साल बाद कितना % कमाएगा या कितना कमाना चाहिए, वो भी अभी की बात हो रही है जी। इस सवाल में बताएं अगर कुछ पूछना है तो। ठीक है, चलें फिर ऐसा करते हैं कि अब ना मैं ये 42 बन करके, क्योंकि मैं इसको चेंज करने लगा हूं, अब हम प्रोजेक्ट डिस्काउंटिंग पे चलने लगे, तो वो थोड़ी डिफरेंट चीज है, मतलब इसी का इस्तेमाल अब आगे होने लगा है, तो वो फिर 43 लगाता हूं। ठीक है, 42 बस।